बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने जो है अपनी इनिशियल 16 स्लाइड्स की रिकॉर्डिंग की और वो आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। तो आगे इंशाल्लाह आज हम उसकी कंटिन्यूशन करेंगे। एग्जाम्पल 2.7 से हम स्टार्ट दे रहे हैं। इससे पहले जितने थे वो भी अनिल के चोपड़ा की बुक में से थी। तो आज इंशाल्लाह दिस इज एग्जाम्पल 2.7। एग्जाम्पल 2.6 है, उसी की ये कंटिन्यूशन है। और इसमें जो है द वेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक ऑफ एग्जाम्पल 2.6 इज नाउ 80 किप्स। जो लास्ट एग्जाम्पल थी उसमें टैंक खाली था। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने 80 किप्स का जो वाटर है वो ऐड किया है। अब चूंकि वाटर ऐड करने से, जिस तरह आपने पिछले प्रॉब्लम में देखा था, जब वेट हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें नेचुरल टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है और फ्रीक्वेंसी उससे रिड्यूस करती है, क्योंकि रिलेशनशिप हमने पहले खुद भी डेवलप की है। और उसको अगर आप देखेंगे कि जो टी एन की है वो एम अपॉन के का रेशो है, मतलब उसका अंडर रूट में है। तो इसका मतलब ये है कि एम के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्टिफनेस के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप स्टिफनेस बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड वुड रिड्यूस, तो वाइस वर्सा इसी तरीके से फिर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ इसका वाइस वर्सा होगा। ठीक है जी। तो अब हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, जो टैंक पहले खाली था एग्जांपल 2.6 में, नाउ वी है उसको हम फिल कर रहे हैं विद वाटर एंड द वेट ऑफ द वाटर टू फिल दैट पर्टिकुलर टैंक इज नाउ 80 किप्स। ठीक है। एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू डिटरमिन द नेचुरल वाइब्रेशन पीरियड, टी एन आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट कर लें, एंड द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द स्ट्रक्चर, जो जीटा है डैम्पिंग रेशियो, द रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी टू द सीसीआर, ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट होता है ना। तो जीटा जिसको हम कह रहे हैं विद टैंक फुल के साथ डैम्पिंग रेशियो हमने डिटरमिन करना। ठीक है। तो बड़ा आसान सा सवाल है ये। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप देख रहे हैं, ये मैं ले लेता हूँ इसमें पॉइंटर। तो वेट जो था इनिशियली जब टैंक एम्प्टी था दैट वाज 20.03 किप्स, and now with the addition of the water the weight of the tank is now 20 plus 80, that would be 100.03 kips, right? तो अगर इसको वेट को जो है अगर हम मास में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो मास इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी। डब्ल्यू इज 100 किप्स डिवाइड बाई जी इज 386 इन पाउंड्स, और जो इंच का पाउंड्स इंच में अगर आप लेते हैं तो 386 है, और अगर आप पाउंड्स और फिट में लेते हैं तो दैट इज अबाउट 32 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो मास जो इसका आया है तो 0.2591 किप सेकेंड्स के पर इंचेस है। विद द हेल्प ऑफ दिस मास, ठीक है, स्टिफनेस वाज ऑलरेडी नॉन टू अस, टी एन अगर हम निकालते हैं तो टी एन इज इक्वल टू, दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ द नेचुरल टाइम पीरियड, एंड दैट इज नाउ इक्वल टू m 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। पुटिंग इन दी वैल्यूज, m की वैल्यू हमने यहाँ डिटरमिन की, k की वैल्यू वो थी जो हमने लास्ट एग्जांपल में डिटरमिन कर ली थी। इसकी मदद से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो योर आंसर इज नाउ 1.12 सेकेंड। ठीक है। तो कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं कैलकुलेटर उठा के, जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि आज का आप जो प्रोसीजर आप प्रैक्टिस का अडॉप्ट करें वो ये करें कि आप फर्स्ट टाइम में लेक्चर को देखें, उसको समझें, सेकंड टाइम में आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें वाय ये जब आपके पास सोल्यूशन ओपन हो, ताकि आप उन स्टेप्स को आपके जहन में एक स्टेप्स का एक कंटिन्यूटी आ जाए। और फिर जो थर्ड आपकी जो प्रैक्टिस आपने करनी है उसमें आप फिर ये कर सकते हैं कि आप क्लोज बुक के साथ आप इसको कर लेंगे, तो उससे ये हो जाएगा कि आपके जहन में बिल्कुल पक्का होकर बैठ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस यकीनन आपको खुद करनी पड़ेगी। सवालात यकीनन बड़े आसान है, कोई इसमें ट्रिकी फार्मूलाज नहीं है। ठीक है। तो ओनली थिंग ये है कि आपने अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है चीज़ों का तो फिर वो आपको क्लिक करता है और देन यू कैन सॉल्व ऑल दोस थिंग्स वेरी इजीली। ठीक है। तो टाइम पीरियड तक हमने यहाँ इस तरीके से डिटरमिन किया। जो नेक्स्ट लास्ट चीज़ उसने पूछी थी वो डैम्पिंग रेशियो था, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डैम्पिंग रेशियो जीटा इज द रेशियो ऑफ द डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी टू द कोएफिशिएंट ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग व्हिच वी कॉल एज सीसीआर। ठीक है। और सीसीआर जो है वो 2 अंडर रूट के एम है। इसके अंदर जब आप अपनी वैल्यूज़ को पुट इन कर लेते हैं, सी की वैल्यूज़ आपको पता होगी कि हमने जो लास्ट एग्जांपल थी उसमें डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकाल लिया था, और सीसीआर के जो है वो उसकी जो रेलिवेंट एंटिटीज़ हैं, जिस तरह के और एम उसकी वैल्यूज़ हमने डिटरमिन की है। के की वैल्यू 8.2, एम की वैल्यू 0.259। जब ये आप पुट इन करते हैं तो ओनली 1.23% डैम्पिंग रेशो आता है विद द टैंक फुल। ठीक है। टैंक फुल के साथ जो उसका डैम्पिंग रेशो है वो 1.23% है। ये एक एग्जांपल थी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करने में आपको या इवन समझने में भी कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि अभी तो लेक्चर कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो
तो जब आप इसको अटैम्प्ट करें और इसको सॉल्व करें और तब आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन एनी टाइम, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इज प्रॉब्लम 2.13, दिस इज आल्सो फ्रॉम अनिल के चोपड़ा बुक। ये भी उसी की कंटिन्यूटी का है। अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन की नोटिस को चेंज किया गया है, इसमें थोड़ा सा ये भी आप गौर कर लीजिए कि देखिए कि किस तरीके से सर्टन पैरामीटर्स को चेंज करने से इसको बाकी पैरामीटर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर हम एग्जामिनेशन में असेसमेंट जब आपकी हो रही हो, चाहे वो ओपन बुक हो चाहे वो टेक होम असेसमेंट हो रही हो, तो किस तरीके से हम सवाल को वेरी करके आपके लिए एक नया सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो दैट ऑल दो थिंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन जो उसके सर्टन पैरामीटर है, मास है, वेट है, स्टिफनेस है, इनको चेंज करने से किस तरीके से आपकी बाकी सारी डैम्पिंग है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, टाइम पीरियड्स हैं, ये किस तरीके से चेंज होते हैं, ठीक है। तो यही सारा अगर आप देखेंगे जो लास्ट 3 एग्जांपल्स हम सॉल्व कर रहे हैं, एग्जांपल 2.6 एंड देन 2.7 एंड दिस करंट प्रॉब्लम, ये सारे जो 3 प्रॉब्लम की कंटिन्यूटी है, ये वो एक प्रॉब्लम के साथ निकल के उसके कुछ पैरामीटर्स को चेंज किया जा रहा है और उस चेंज करने से जो है आप देख रहे हैं कि ये सारी सवालात बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रॉब्लम है ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है, इन सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द टैंक ऑफ एग्जाम्पल 2.6 इन लार्ज, जो टैंक का सपोर्टिंग सिस्टम था उसको बड़ा कर दिया गया है। किस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस नियत के साथ उसको बड़ा किया गया है, विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सेस्मिक रेजिस्टेंस, ताकि इसकी सेस्मिक रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है। क्या किया उसने कि द लेटरल स्टिफनेस ऑफ द मॉडिफाइड सिस्टम इज डबल्ड। जो लेटरल स्टिफनेस उसकी एग्जांपल 2.6 में थी, आई थिंक अबाउट 100 थी, याद नहीं रही, आप देख लीजिएगा। तो जो भी लेटरल स्टिफनेस थी उसको अब डबल कर दिया गया है, ठीक है। इफ द डैम्पिंग कोफिशिएंट इज अनअफेक्टेड, डैम्पिंग कोफिशिएंट को वो क्या कहना चाह रहा है कि अनअफेक्ट रखना चाह रहा है। दिस मे नॉट बी द रियलिस्टिक अजम्पशन, जाहिर सी बात है अगर आप स्टिफनेस को वेरी करेंगे तो डैम्पिंग तो उसकी वेरी करेगी, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर केस में वो ये अज्यूम कर रहा है कि डैम्पिंग इज अनअफेक्टेड, ठीक है, फॉर द मॉडिफाइड टैंक। डिटरमिन आपसे फाइंड आउट करने को कह रहा है द नेचुरल पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन Tn, ये Tn कह रहा है कि फाइंड कर लो, एंड द डैम्पिंग रेशियो जीटा। यही मेरे ख्याल में 2 चीजें हमने लास्ट में भी फाइंड आउट की थी, ठीक है। अब इसने वहां क्या चेंज किया था, वहां मास उसने चेंज कर दिया था। मास 80 पाउंड उसने, मेरे ख्याल है कि जो उसका मास था 800 था, इतना था, वो उसने ऐड किया था वाटर का। इस पर्टिकुलर केस में वो मास को वेरी नहीं कर रहा, स्टिफनेस को डबल कर रहा है। तो अब कह रहा है कि मास के से तो हमें पता चल गया कि उससे टाइम पीरियड उसका लेंथन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ अगर हम स्टिफनेस को वेरी कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट जा रहा है, तो ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है, बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह हमने वो किया था। अब वेट हमें 20.03 किप्स जो था वो एम्प्टी सूरत में मिला, ठीक है। मास जो था वो 0.0519 आ गया है, K इज 8.21 किप्स, ठीक है। इसको डबल किया है क्योंकि इसने कहती है स्टिफनेस को डबल किया है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया है, ठीक है। 16.4, दिस इज बाय मल्टीप्लाइड बाय 2, while C is 0.0359 किप्स सेकंड पर इंच, दिस इज द डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो दीज आर जो इंफॉर्मेशन थी दैट वाज ऑलरेडी गिवन टू अस, ठीक है। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था, तो टाइम पीरियड को जो हमने रिलेशनशिप लास्ट एग्जांपल में इस्तेमाल की वही जाहिर सी बात है यहाँ भी इस्तेमाल हो जाएगी। तो Tn इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k है। तो पैरामीटर के अंदर आप वैल्यूज को पुट इन कर देंगे, तो टाइम पीरियड इज नाउ 0.353 सेकेंड। सो नाउ यू कैन कंपेयर दिस टाइम पीरियड विद द एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड, किस तरीके से स्टिफनेस ने टाइम पीरियड को वेरी किया है। एग्जाम्पल जो लास्ट वाली थी उसमें आपने ये ऑब्जर्व कर लिया था किस तरीके से वेट को वेरी करने से टाइम पीरियड अफेक्ट कर रहा था। यहाँ अब आपकी ऑब्जर्वेशन ये आ गई होगी कि स्टिफनेस को वेरी करने से आपकी किस तरीके से टाइम पीरियड अफेक्ट करता है। नेक्स्ट उसमें उसने 2 चीज़ें लास्ट एग्जांपल में पूछी थी, इसमें भी वही पूछी है, डैम्पिंग रेशियो फाइंड आउट करने का था। सेम फार्मूला है कि डैम्पिंग रेशियो जीटा इज द रेशियो ऑफ द डैम्पिंग कोएफिशिएंट C टू द क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट CCR। पुटिंग इन द वैल्यूज यू गेट 0.0194, तो जो 1.94%, मेरा ख्याल है 1.23% वहाँ आई थी, तो डैम्पिंग थोड़ी सी इससे उसकी इन्हेंस कर गई है, ठीक है। डैम्पिंग रेशियो उसका बढ़ गया, लेकिन उसने कहा था कि हमने डैम्पिंग को अफेक्ट नहीं किया। तो CCR इसका मतलब ये क्रिटिकल डैम्पिंग उसकी बड़ी है ना, डैम्पिंग उसने नहीं चेंज की थी, ठीक है। तो ये 3 एक सीरीज ऑफ एग्जांपल थी विद द सेम डाटा थी, विद द सेम सिचुएशन थी। तो यू कैन प्रैक्टिस, बहुत सारे आप प्रॉब्लम इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां हमने उसकी रिप्लेशन नहीं की है, आप उसके सर्टेन पैरामीटर्स को चेंज कीजिए, उसका इफेक्ट देखिए, ठीक है। तो ये अब आपकी अपनी क्यूरोसिटी अगर आपके अंदर होगी ना, तो आप उस क्यूरोसिटी को इस्तेमाल करके आप खुद अपने क्वेश्चन बना सकते हैं आप अपने माइंड में। तो ये क्यूरोसिटी अपने अंदर लाइए, आप अपनी सिचुएशन को चेंज कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं, आप अपने चीज़ में देखिए
आपको मुख्तलिफ क्वेश्चन नज़र आ रही होंगी, जैसे आपका पंखा है वाइब्रेट कर रहा है, आप बहुत सारी ये ऐसे मोशन वाली चीज़ें हैं जो कि अंडर डायनेमिक मोशन में होती हैं, तो आप उसके अपने क्वेश्चन बना सकते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। So moving ahead, now we are moving to problem 2.14 from Anil K. Chopra book. The vertical suspension system, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये जो हमारा रोजमर्रा का आंखों के सामने नजर आने वाला सवाल है। ऑफ एन ऑटोमोबाइल, कोई गाड़ी है, कोई कार है, उसका जो सस्पेंशन सिस्टम होता है, जिस तरह आप सब जानते हैं, गाड़ियां सबके पास है माशाल्लाह, ठीक है, या देखी हैं सबने, तो गाड़ियों में क्या है, सस्पेंशन सिस्टम होता है, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है। आजकल तो बड़ी एडवांस गाड़ियां आ गई हैं, तो शॉक बड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉक्स आ गए हैं, सिचुएशन के हिसाब से आप इसको चेंज करते हैं। जो मॉडर्न गाड़ियां हैं उसमें तो आप देखते हैं कि अगर हिली एरिया है तो आप शॉक की परफॉर्मेंस को वेरी कर देते हैं, प्लेन रोड है तो आप उसमें शॉक की परफॉर्मेंस को वेरी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी जो डैम्पिंग की करैक्टरिस्टिक्स है और स्टिफनेस की जो उसकी स्प्रिंग की स्टिफनेस की करैक्टरिस्टिक है, आप उसको वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ भी उसने इसको आइडियलाइज किया है, द विस्कसली डैम्प सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है। तो ये तो उसने सिचुएशन बताई है कि एक गाड़ी है जिसको उसने आइडियलाइज कर दिया विस्कसली डैम्प सिस्टम से। अब उस गाड़ी की पर्टिकुलर्स क्या है, उस गाड़ी के पर्टिकुलर्स ये है कि अंडर दी 3000 पाउंड वेट ऑफ द कार, जो कार का अपना वजन है, ऑटोमोबाइल का अपना वजन है, वो दैट इज 3000 पाउंड, ठीक है। जब इस इतने वेट के ऊपर उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो आ रही है 2 इंचेस, सो इट्स मीन दिस इज द स्टैटिक डिफ्लेक्शन अंडर द वेट W। तो अगर आप एक मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम लगाते हैं, जहां आपने एक वेट रखा हुआ है, उसके साथ आपने एक स्टिफनेस लगाई हुई, उसके साथ एक डैम्पर लगाया हुआ है, तो अपने वेट की वजह से जो उसके अंदर स्टैटिक डिफ्लेक्शन आ रही है दैट इज 2 इंचेस। द सस्पेंशन इज डिजाइन टू बी क्रिटिकली डैम्प। चाहिए रहे इधर, हम सब ये चाहते हैं कि आपको झटके ना लगे, आप गाड़ी आपकी वाइब्रेट ना करे, तो क्रिटिकली डैम्प सिस्टम को वो डिजाइन करना चाह रहा है। तो उसको अगर क्रिटिकल बनाने के लिए वो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट दी डैम्पिंग, अगर मैं इसको क्रिटिकल डैम्प बनाना चाहूँ तो कितनी डैम्पिंग रखूँ, कैलकुलेट दी डैम्पिंग एंड स्टिफनेस कोएफिशिएंट ऑफ द सस्पेंशन। जो सस्पेंशन थे शॉक से, इसकी डैम्पिंग और स्टिफनेस क्या रखी जाए, ठीक है। आप सबको पता है कि इसके अंदर स्प्रिंग्स भी होते हैं और इसके अंदर फ्लूइड्स भी होता है, जिसकी वजह से डैम्पर का काम करता है। तो स्टिफनेस और डैम्पिंग दोनों, ये जो सस्पेंशन सिस्टम होता है, ये पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पहले केस में तो ये कह रहा है कि जब जस्ट एक गाड़ी है, उसके अंदर कोई सवारी नहीं है, कोई मुसाफिर नहीं है, 3000 पाउंड वजन है, और उस वजन की वजह से 3000 की वजह से फ्लूइड रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसको क्रिटिकली डैम्प बनाना चाह रहा है। तो कह रहा है कि बताओ कि सस्पेंशन के क्या हम कोफिशिएंट रखें, डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड स्टिफनेस कोफिशिएंट। बी केस में कह रहा है कि विद 160 पाउंड पैसेंजर इन दी कार। अब आप उसने गाड़ी में क्या कर रहा है, पैसेंजर को बिठा रहा है जिसका अपना वजन 160 पाउंड है, काफी हेल्दी पैसेंजर है। व्हाट इज द इफेक्टिव डैम्पिंग रेशियो, इसके बैठ जाने के साथ डैम्पिंग रेशियो क्या होता है। जाहिर सी बात है, आप देखते हैं कि जैसे जैसे सवारियां बढ़ती हैं तो गाड़ी थोड़ी सी बैठना शुरू कर देती है, वजन आ जाता है ना, तो उसकी जो डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो वेरी कर जाएंगी। और सी में कह रहा है कि कैलकुलेट द नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी फॉर केस बी। केस बी में जब पैसेंजर बैठा हुआ था तो उस सूरत में उसके अंदर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, डेली हमारे आंखों के सामने वाला सवाल है, ठीक है। तो स्टिफनेस सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि स्टिफनेस का हमें पता है कि के इक्वल टू डब्ल्यू होता है, के एक्स जो है वो आपने पढ़ लिया है, फिजिकल टू के एक्स। तो एफ यहाँ जो है वो डब्ल्यू की फॉर्म में है। तो के स्टिफनेस इज रेशियो ऑफ वेट डिवाइडेड बाय स्टैटिक डिफ्लेक्शन यू। तो वेट इज 3000 पाउंड ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड 2 इंचेस इज द डिफ्लेक्शन। तो स्टिफनेस ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम इज 1500 पाउंड। अगर स्टिफनेस ज्यादा होती तो फिर ये कम डिफ्लेक्ट होता, तो फिर स्टिफनेस आपको ज्यादा नजर आ जाती, ठीक है। तो दिस इज द स्टिफनेस कोफिशिएंट। डैम्पिंग कोफिशिएंट अगर हम निकालने जा रहे हैं तो दिस कैन बी फाइंड आउट सी, क्योंकि वो कह रहा है कि दिस शुड बी क्रिटिकली डैम्प्ड, सो वी कैन इक्वेट सी इज इक्वल टू CCR एंड CCR is equal to 2√km. Putting in the values, k we have already determined in the first step, which is 1500, तो ये k निकाल दिया। m जो था वो 3000 था, जो कि पाउंड्स की सूरत में था, हमने उसको 386 से डिवाइड किया, तो यहाँ से आपको स्टिफनेस इसकी मिल गई c की फॉर्म में, ठीक है। अब अगर आपने इसमें मुसाफिर को बिठा देते हैं कि विद द पैसेंजर द वेट इज नाउ 3640 पाउंड, ठीक है। So the damping ratio now is, this is the damping ratio, the ratio of C to CCR.
पुटिंग इन दी वैल्यूज, आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट इन कर देंगे तो डैम्पिंग रेशियो जो है वो 0.9078 आया, तो बहुत हाई डैम्पिंग आई है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी विद द पैसेंजर जो आई है वो 5.28 रेडियंस पर सेकेंड। तो आप इसे देख लेंगे बहुत एक सेकंड के अंदर जो इसके अंदर वाइब्रेशन आई है वो 5.28 रेडियंस आई है। तो रेडियंस को अगर आप डिग्री में, सर्कुलर फ्रीक्वेंसी में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो रेडियन है, और अगर आप उसको वो हर्ट्स में लेना चाहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स में लेना चाहते हैं, सीपीएस जिसे कहते हैं साइकिल्स पर सेकंड, उसके अंदर भी आप इसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखिए कि आप अगर आप इस सवाल को सोचने पर जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा होगा कि यार ये गाड़ी के इसने दो डाटा के साथ आपने गाड़ी के तमाम सस्पेंशन की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो बड़े आसान से कंसेप्ट हैं ये, देखने में हो सकता है कि आपको मुश्किल नज़र आ रहे हो, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करें या इसकी आप इसको खूबसूरती पे देखें, मैं तो इसको खूबसूरती कहता हूँ सवाल की, कि कितने इंटरेस्टिंग सवाल हैं कि आपका जो एक तजस्सुस आपके अंदर का होता है, एक आपके अंदर का जो खौफ है कि यार ये कितने मुश्किल चीज़ें हैं, डैम्पिंग क्या चीज़ है, स्टिफनेस क्या चीज़ है, ऑटोमोबाइल का सस्पेंशन क्या चीज़ है। तो जस्ट विद द डाटा मास उसने आपको बता दिया था गाड़ी का कि मास इतना था, और उस मास पे उसने उसकी स्टैटिक डिफ्लेक्शन बता दी थी कि गाड़ी इतने मास पर 2 इंच बैठ गई है, ठीक है। आप बड़े आसानी के साथ ये आपने कर लिया। जिस तरीके से आप देखते हैं कि गाड़ी को अगर आप जैक के ऊपर लगा देते हैं तो गाड़ी उड़ जाती है, उसके जो स्प्रिंग होते हैं वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं, और जैसे ही आप अगर गाड़ी को जैक से दोबारा नीचे लाते हैं तो आप देख के आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि गाड़ी अपने वेट की वजह से कितना बैठ रही है। तो दैट इज द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गाड़ी, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी कार का या किसी भी गाड़ी का आप ये करेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। ये दिस इज प्रॉब्लम 2.15 है। अगेन दिस इज फ्रॉम द अनिल के चोपड़ा बुक। द स्टिफनेस एंड द डैम्पिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम आर टू बी डिटरमिन्ड बाय अ फ्री वाइब्रेशन टेस्ट। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि फ्री वाइब्रेशन टेस्ट करना है, तो हमें करेक्टरिस्टिक पता नहीं है उसकी, ना स्टिफनेस करेक्टरिस्टिक पता है। जैसे आप इर्द गिर्द में देखेंगे तो आपको अपने इर्द गिर्द में कुर्सी पड़ी है, टेबल पड़ी है, शीशा लटक रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आपको यहाँ अपने इर्द गिर्द में नजर आ रही है, तो आपको उसकी डैम्पिंग और उसकी स्टिफनेस प्रॉपर्टीज आपको पता नहीं है। तो अगर आपने उसकी मालूम करनी है तो आप उस पर सिंपल ये जो फ्री वाइब्रेशन टेस्ट है वो कर लीजिए। एक अगर आप अकेले ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, अपने साथ अपने भाई को मिला लीजिए, अपने दोस्त को बुला लीजिए, और आपने इस पर फ्री वाइब्रेशन टेस्ट कंडक्ट करना है। कैसे कंडक्ट हो रहा है ये आगे आपको बता रहा है। The mass is given as m.1 pound second square per inches, ठीक है। In this test किया उसने किया है the mass is displaced 1 inches by a hydraulic jack। अगर कोई बहुत भारी मास था जिसको आप अपने अपने हाथों के साथ पुश करके नहीं डिफ्लेक्शन दे सकते, डिस्प्लेसमेंट दे सकते, तो फिर आप जैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में इसने जैक का इस्तेमाल करके उसको 1 इंचेस की डिफ्लेक्शन दी है, और ये करने के बाद आप समझ लीजिए जैसे गाड़ी के जैक आप लगाते हैं, उसको घुमाया घुमाया और फिर एक हल्का सा एक स्क्रू हम ढीला करते हैं तो गाड़ी एकदम से नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि उसने जैक से 1 इंच की डिफ्लेक्शन की, आपने गाड़ी को 1 इंच की डिफ्लेक्शन दी और उसके बाद उस जैक को खोल दिया तो गाड़ी एकदम से नीचे आई है। जो भी आपका आप जिसके ऊपर टेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसको डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, ये करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपने क्या किया, उसको 1 इंच की डिफ्लेक्शन दी। 1 इंच की डिफ्लेक्शन के बाद आपने उसको डिफ्लेक्शन को सडनली रिलीज कर दिया, ग्रेजुअली रिलीज नहीं करना, सडनली रिलीज करना है। जब आप रिलीज करते हैं तो वो उसकी जो वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक है वो फिर आपने ऑब्जर्व करनी है। तो यहाँ इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि एट द एंड ऑफ 20 कंप्लीट साइकिल्स, 20 साइकिल जब उस पर्टिकुलर चीज ने जो भी उसका मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम था, 20 साइकिल पे टाइम इज 3 सेकेंड। बड़ा उसकी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी कि 3 सेकेंड के अंदर उसने 20 साइकिल उसके गिने, विदिन 3 सेकेंड उसने 20 साइकिल लिए, एंड द एम्पलीट्यूड इज 0.2 इंचेस। तो 20 साइकिल कंप्लीट होने के बाद टाइम जो उसको लगा वो 3 सेकेंड्स लगा, और जो एम्पलीट्यूड थी डिफ्लेक्शन की जो कि इनिशियली 1 इंचेस थी, 20 साइकिल के बाद कितनी हो गई, 0.2 इंचेस हो गई। आपसे क्या कह रहा है कि डिटरमिन करें, फाइंड आउट करें द स्टिफनेस एंड द डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले डैम्पिंग रेशियो जीटा जो है वो फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि डैम्पिंग रेशियो जीटा जो है रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी टू द क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट CCR, ठीक है। तो या अगर आपने साइकिल्स की टर्म में निकालना है तो वो दिस इज द फार्मूला कि जीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई जे नेचुरल लॉग ऑफ रेशियो ऑफ 2 साइकिल्स। हमने जब इसको लास्ट टाइम किया तो हम 2 सक्सेसिव पीक्स के भी रिलेशनशिप बनाई थी,
और फिर हमने सेवरल साइकिल्स अपार्ट की भी रिलेशनशिप डिटरमिन की थी। क्योंकि ये सेवरल साइकिल्स है 20 साइकिल्स अपार्ट है, तो वो सेवरल साइकिल वाली रिलेशनशिप यहाँ लगेगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यू आई डिवाइडेड बाई यू वन डिवाइडेड बाई यू जे प्लस वन, तो जे इज नाउ 20। ठीक है, तो 1/2 पाई जे इज नाउ 20, और जो फर्स्ट उसकी यू वन थी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी 1 थी, और जे प्लस वन जो 20 साइकिल के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट आई वो 0.2 आ गई। इन तमाम चीज़ों को आप सॉल्व करते हैं तो आपको जो डैम्पिंग रेशियो आता है वो 1.28% आता है। ठीक है, so therefore the assumption of जो small damping implicit in this equation is valid। small damping की हमने assumption की थी। अगर आपको याद होगा कि हमने एक एग्जैक्ट इक्वेशन बनाई थी और एक हमने अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन बनाई थी, तो आप यहाँ वो कह रहा है कि जो स्मॉल डैम्पिंग से अप्रॉक्सीमेट की जो इक्वेशन थी वो भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड जो है उसका 3 सेकंड उसको लगे हैं 20 साइकिल में, तो एक साइकिल में इसको कितना सेकंड लगेंगे, 0.15 सेकंड लगेगा, तो दैट इज द टाइम पीरियड। Since damping is very small, only 1.28%, तो you can say कि जो damp time period है that is equal to natural time period। ठीक है ना जी, तो Tn is very nearly equal to Tdn, that is equal to 0.15 second। तो जो natural frequency है omega n, that you can find out with the help of which is the inverse of the natural time period, so 2 pi upon Tn, इसकी मदद से 41.88 रेडियंस पर सेकंड जो है उसके अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। स्टिफनेस कोफिशिएंट मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टिफनेस के लिए आपको ओमेगा एन इज इक्वल टू √k/m, बहुत बेसिक फार्मूला है, मेरे ख्याल में हमने शुरू के लेक्चर में ये फाइंड आउट कर लिया था। तो यहाँ से k जो है दैट वुड बी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर m। इसके अंदर पुट इन करते हैं तो वैल्यू ऑफ k इज 175.46 पाउंड पर इंचेस। मेरे नहीं ख्याल है कि कोई इसमें मुश्किल चीज़ है, बड़ी आसान से सवाल है। डैम्पिंग कोफिशिएंट कह रहा है कि निकाल लो। डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होता है, सी है। ठीक है, तो सी सी आर इज इक्वल टू 2 ओमेगा एन है, तो ये आपका डिटरमिनेंट, ये क्रिटिकल डैम्पिंग आ गई। और जो डैम्पिंग आएगी वो डैम्पिंग जो है वो आप जीटा को सी सी आर से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी डैम्पिंग। सी सी आर इज द क्रिटिकल डैम्पिंग while C is the damping coefficient, actual damping of that particular structure। ये भी बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मेरे ख्याल में बड़ा आपने एंजॉय किया होगा इंशाल्लाह इसको। So moving ahead, this is problem 2.16 again from the Chopra book। A machine weighing 250 pounds, एक मशीन है जिसका वजन 250 पाउंड है, is mounted on a supporting system। मशीन को आपने किसी टेबल पे रखा है, सपोर्टिंग सिस्टम है, दैट कैन बी टेबल, दैट कैन बी अ प्लेटफॉर्म ऑफ कंक्रीट। अब देख लेते हैं वो किस किस्म का सपोर्टिंग सिस्टम है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। तो दिस सपोर्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 स्प्रिंग्स एंड 4 डैम्पर। इसके अंदर 4 स्प्रिंग लगे हुए हैं और 4 डैम्पर लगे हुए हैं। तो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द सपोर्टिंग सिस्टम अंडर द वेट ऑफ द मशीन इज मेजर्ड एज 0.8 इंचेस। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन आ रही है वो 0.8 इंचेस आ रही है। ठीक है, तो 4 स्प्रिंग्स हैं और 4 डैम्पर हैं। इन चारों स्प्रिंग और चारों डैम्पर की जो कलेक्टिव डिफ्लेक्शन आ रही है ना वो दैट इज 0.8 इंचेस। Since the dampers are designed to reduce the amplitude of vertical vibration to 1/8 of the initial amplitude। चाह ये रहा है, जो साहब हैं जो ये मशीन रखना चाह रहे हैं वो मशीन रख के चाह ये रहे हैं कि इस तरीके से ये डैम्पर आप डिज़ाइन करें। आपने उसकी डैम्पिंग को डिज़ाइन, डैम्पर्स को डिज़ाइन करके देना है। उसकी ख्वाहिश ये है कि जो उसका डैम्पिंग एम्पलीट्यूड है वो 1/8 ऑफ द इनिशियल एम्पलीट्यूड, 0.8 का 1/8 हो जाए आफ्टर 2 कंप्लीट साइकिल ऑफ फ्री वाइब्रेशन। ये इसकी ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपसे कह रहा है कि अनडैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी बता दो, डैम्पिंग रेशियो बता दो, डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी सी में बता दो, और कमेंट कर दो ऑन द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग ऑन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कि डैम्पिंग का क्या इफेक्ट आया नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे। तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। तो के निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्टिफनेस। स्टिफनेस आपको बार बार आप देख चुके हैं ये रिलेशनशिप को, इज द रेशियो ऑफ वेट टू स्टैटिक डिफ्लेक्शन। वेट इज 250 पाउंड एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस 250 पाउंड इज मशीन, 250 पाउंड मशीन रखने के बाद जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन आई थी वो 0.8 इंचेस थी। तो इसका मतलब ये है कि जो स्प्रिंग लगे हुए थे उसकी जो स्टिफनेस थी वो 312.5 पाउंड पर इंचेस थी। दैट इज द कलेक्टिव वो आ गई। ठीक है, तो मास निकाल लिया। मास क्योंकि 250 था, 250 से आपने 386 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मास मिल जाएगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी विच इज ओमेगा एन विच इज इक्वल टू √k/m।
के भी आपको पता चल गया है, एम भी आपको पता चल गया है, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आई है दैट इज इन अबाउट वेरी नियरली अबाउट 22 रेडियंस पर सेकंड, 21.977 है, तो यू कैन से दैट इज 22 रेडियंस। सो फर्स्ट स्टेप जो था वो हमने उसने कहा था कि अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लें, तो वी हैव फाइंड आउट दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इफ यू यूज द एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दो तरीके से हम कर सकते हैं, कि अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन भी है, एग्जैक्ट भी है, तो यहाँ मेरा ख्याल है कि हमने दोनों तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। एग्जैक्ट इक्वेशन ये लगा ली है कि इसमें अगर आप 1 देख लें कि 2 पाई जे जीटा डिवाइडेड बाय √1 माइनस जीटा स्केयर, तो अगर आपके पास डैम्पिंग रेशियो बहुत कम है, जीटा इज वेरी लो, तो स्केयर वुड बी इवन लोअर, और इसमें से जब 1 को माइनस करेंगे दैट प्रैक्टिकली यू वुड गेट 1, सो √1 इज 1, तो फिर हम कहते हैं कि जिसको अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन में जो ये बट्टे के नीचे वाली चीज़ है 1 माइनस जीटा स्केयर अंडर रूट जो है, इसको आप खत्म कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट इक्वेशन। अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन का भी सोल्यूशन से हम इसको करेंगे। तो एग्जैक्ट इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग इन ऑल दी वैल्यूज, यू गेट द डैम्पिंग रेशियो एज 0.165, राइट। तो ये डैम्पिंग रेशियो इससे आ जाता है एग्जैक्ट से, क्योंकि यहाँ ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, आप दोनों साइड का स्केयर करेंगे और फिर ये सारा इसको सॉल्व करेंगे, तो यू वुड गेट 0.162 द डैम्पिंग रेशियो। एंड इफ यू यूज द अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन ये है, इस दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ बटा के नीचे जो ये वाली चीज़ लिखी हुई है, दिस थिंग इज नॉट बीइंग यूज्ड इन हियर, ठीक है, वो चीज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं की गई है। अच्छा जी, तो इसके अंदर आप जब वैल्यूज को पुट इन कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ जो डैम्पिंग रेशियो आ रहा है वो 0.165 आ रहा है। So you can compare the damping ratio by calculating it through the exact equation, and then you could compare with the by the calculation with the approximate equation, then you can see that very minute difference, बहुत कम डिफरेंस है। ज़ाहिर इतनी कम डैम्पिंग के ऊपर जो डिफरेंस आ रहा था वो अगर आपको याद होगा हमने कर भी दिखाया था कि 20% की रेंज के अंदर कोई फर्क, नोटिसेबल फर्क नज़र नहीं आता, ठीक है। तो जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी आ गई है वो 21.68 रेडियंस आ गई। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर आप देख रहे हैं तो 21.977, और जो डैम्प फ्रीक्वेंसी है 21.68 आ रही है, तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है बिकॉज डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल। तो जो भी फर्क आया है, तो डैम्पिंग ने क्या किया, डिक्रीजेज दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डैम्पिंग इंक्रीजेज दी नेचुरल टाइम पीरियड व्हाइल डिक्रीजेज दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो डैम्पिंग से क्या हो जाता है, टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जा रहा है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है। तो मूविंग अहेड, this particular problem is problem 2.3 and this has been taken from Mario Paz, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है प्रॉब्लम कह रहा है कि the amplitude of vibration of the system, जो भी आपको इस तस्वीर में हम दिखा देते हैं, ये एक सिस्टम है बड़ा, जो स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम कहलाता है, बड़ा सो कॉल्ड, हमने बार बार इस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, बार बार सिस्टम का नाम लिया है, ठीक है। तो ये वही स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम कहलाता है। इसमें अगर आप देख रहे हैं स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम, कुछ भी आप कह लें, स्प्रिंग डैम्पर मास, मतलब तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, स्प्रिंग डैम्पर और मास, तीन चीज़ें। इसको आप किसी भी तरतीब से पढ़ लें तो कोई मसला नहीं है। So the amplitude of this particular system is observed to decrease 5% on each consecutive cycle of motion. हर साइकिल के बाद उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 5% डिक्रीज करता है। तो जिस तरह मैंने 5% मुराद ये है कि अगर आपका फर्स्ट साइकिल में उसका एम्पलीट्यूड 1 इंचेस था, तो नेक्स्ट साइकिल में क्या हो जाएगा 0.95, उससे नेक्स्ट साइकिल में क्या हो जाएगा 0.9, फिर 0.85। इस तरीके से जितने नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ते चले जाएंगे तो वो एग्जैक्ट 5% के हिसाब से उसका डैम्पिंग जो है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सो डिटरमिन द डैम्पिंग कोफिशिएंट सी ऑफ द सिस्टम, कह रहा है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का ये डैम्पिंग सी कोफिशिएंट निकाल दो। के की वैल्यू आपको दे रहा है कि वेयर सिस्टम के इज इक्वल टू दिस 1/4 नहीं है, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि वहाँ से मैंने कॉपी किया था पीडीएफ से तो उसने इसको नहीं लिया। तो दिस इज के इज इक्वल टू 200 पाउंड्स पर इंच, ठीक है। एंड मास जो ये इसके साथ हैंग किया हुआ है, दिस मास इज 10 पाउंड सेकंड स्क्वायर पर इंच। ये बड़ा अच्छा आसान सवाल है। ये भी आप कहेंगे कि मैं हर सवाल को इंटरेस्टिंग कर देता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि हर सवाल ही इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि सवाल इंटरेस्टिंग नहीं है। सवाल सभी इंटरेस्टिंग है, बस अल्लाह करे कि आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहे हों
और चूँकि आपको बार बार हम इंटरेस्टिंग कहेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग की फील इसमें आने लग जाएगी इंशाल्लाह। तो फॉलोइंग न्यूमेरिकल वैल्यूज आर गिवन, के 200 पाउंड दिया था, मास दिया था, ठीक है। तो CCR विद द हेल्प ऑफ दिस जो क्रिटिकल डैम्पिंग है वो आपने निकाल ली, ये आ गई, ठीक है। U1 जो था, जो फर्स्ट साइकिल के बाद 1 इंचेस था, U2 0.95 इंचेस था। इस तरीके से आप साइकिल्स को रिपीट करते चले जाएंगे तो आप बता सकते हैं। दिस डेल्टा इज द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, दिस इज द रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव पीक, नेचुरल लॉग रेशियो ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ टू सक्सेसिव पीक इज द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल में इसको पढ़ा, ठीक है। तो डेल्टा विच इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ U1 to U2, पुटिंग इन द वैल्यू जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आई है दैट इज 0.513, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द डैम्पिंग रेशियो। द डैम्पिंग रेशियो इज द जिसका फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा अपॉन 2 पाई, पुटिंग इन द वैल्यूज, बड़ी आसान सी वैल्यूज हैं। You can put it in the calculator and find out that the damping ratio is 0.00816, very small damping इसके अंदर आपको नजर आ रही है, ठीक है। So damping को जब आप इसके put in की तो वो उसकी वैल्यूज आ गई थी, ठीक है। तो स्लाइड चलिए। Anyhow, moving ahead to the next problem. This is problem 2.4, again taken from the Mario Paz book. And this says that it is observed experimentally that the amplitude of free vibration of a certain structure, कोई एक structure है उसका amplitude जो है मालूम करना चाह रहे हैं, it is observed experiment, ठीक है। Modeled as a single degree of freedom system, amplitude जो है decreases in 10 cycles from 1 inches to 0.4 inches, मेरा ख्याल है कि 60% reduce हुआ है 10 cycles में। तो कह रहा है कि what is the percentage of critical damping, बड़ा अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। तो रेशियो बिटवीन फर्स्ट एम्पलीट्यूड U0 एंड एम्पलीट्यूड आफ्टर K साइकिल, क्योंकि 10 साइकिल की बात की है उसने, तो वो नेचुरल लॉगरिथम में K डेल्टा फार्मूला डाल दिया। इसके अंदर से अगर आपने वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की तो 0.9163 आ गई। और ये याद रखिए कि नेचुरल जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है दिस इज दी टू सक्सेसिव पीक्स की है। हमें यहाँ टू सक्सेसिव पीक्स का पता नहीं था, यहाँ हमें उसमें 10 साइकिल्स की बात का बताया था। तो डैम्पिंग ये हमने लास्ट उसमें भी इक्वेशन में जो प्रॉब्लम था उसके अंदर ये रिलेशनशिप इस्तेमाल की थी कि जीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 पाई, पुटिंग इन द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एंड 2 पाई। तो जो डैम्पिंग रेशियो आया है वो 0.014, तो 1.4% डैम्पिंग रेशियो आ गया, 1.5%, ठीक है। तो ये एक सवाल हो गया। So moving ahead, this is example 2.2. This is taken from Mario Paz, and this particular problem says that a platform of weight W 4000 pound is being supported by 4 equal column. 4 equal column से इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया गया है that are clamped to the foundation. ये कॉलम जो है इस फाउंडेशन क्लैम्प थे एज वेल एज टू दी प्लेटफॉर्म, मतलब वो प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर प्लेटफॉर्म के साथ थे और यहाँ कॉलम के साथ ये फाउंडेशन के साथ ये कॉलम जो थे, जो वर्टिकल कॉलम था ये अटैच थे। किया इसने, इस भाई ने एक्सपेरिमेंट किया इस पर, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, इट हैज बीन डिटरमिन्ड दैट अ स्टैटिक फोर्स ऑफ F 1000 pound is applied horizontally to the platform produces a displacement of 0.1 inches. इस प्लेटफॉर्म पर जब उसने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई है 1000 पाउंड की और उस 1000 पाउंड के लगने से वो प्लेटफॉर्म डिफ्लेक्ट हुआ है, ये समझ लें कि प्लेटफॉर्म पहले स्टैटिक था, आपने इस पर 1000 पाउंड फोर्स लगाई तो ये 0.1 इंचेस डिफ्लेक्शन हो गई। इसका मतलब ये है कि इसका आपको फौरी तौर पर आपको स्टिफनेस का पता चल सकता है कि 0.1 इंचेस की डिफ्लेक्शन के लिए आपको कितनी इसमें फोर्स लगानी पड़ी है, 1000 पाउंड की। तो स्टिफनेस अगर आपको याद होगा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैकेनिकल सॉलिड आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया होगा, तो स्टिफनेस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, कैसी फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफॉर्मेशन। यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए आपको जितनी अमाउंट चाहिए होती है वो स्टिफनेस होती है। अब यहाँ 0.1 इंचेस के लिए उसको कितनी अमाउंट चाहिए थी, 1000 की, तब हम देख लेंगे कि यूनिट 1 इंचेस के लिए उसको कितनी चाहिए होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी स्टिफनेस पता चल जाएगी। अच्छा, स्टिफनेस तो हम इससे पता कर लेंगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट द डैम्पिंग इन द स्ट्रक्चर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5% ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग। एस्टिमेट उसने ये लगाया हुआ है कि जो क्रिटिकल डैम्पिंग का 5% डैम्पिंग इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। तो बड़ी लो डैम्पिंग है तो उसके अंदर वाइब्रेशन अच्छी खासी आ सकती है। So you have to determine for this structure the following.
फॉलोइंग 4 चीजें आपने मालूम करनी है। नंबर 1, यू हैव टू फाइंड आउट द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, and then you have to find out the absolute damping coefficient, logarithmic decrement, and lastly you will have to find out the number of cycles and the time required for the amplitude of motion to reduce from an initial value of 0.1 inches to 0.01 inches। तो रिपीटिशन है, अगर आप देख रहे होंगे जो जितने हमने अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तो सेम तरह के हमने चीज़ों को फाइंड आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि उसने उसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार, उसका सिचुएशन जो है चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट उसने चेंज कर दिया है, और जो मकसद था वो सारा का सारा यही था कि आप 4 चीज़ें मालूम करी जा रहे थे, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग, डैम्पिंग रेशो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल टाइम पीरियड। तो ये सारी चीज़ें हर क्वेश्चन में हम यही सारी चीज़ें फाइंड आउट करते चले जा रहे हैं। इसमें भी कर लेते हैं ये इसलिए ताकि बार बार कराएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आप सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज स्टिफनेस कोएफिशिएंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब स्टिफनेस आपको पता चल गया होगा कि स्टिफनेस इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के एक्स। के आपने निकालना है तो के इज इक्वल टू एफ अपॉन यू या डब्ल्यू अपॉन यू, ठीक है। तो के इज इक्वल टू एफ अपॉन डेल्टा, तो दैट इज इक्वल टू 10,000 पाउंड्स पर इंच इज द स्टिफनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। जहाँ एक प्लेटफॉर्म था वो 4 कॉलम के साथ सपोर्टेड था और कॉलम जो थे वो प्लेटफॉर्म और फाउंडेशन के साथ क्लैम्प थे। इस पर्टिकुलर सिस्टम की जो स्टिफनेस करेक्टरिस्टिक आई है वो 10,000 पाउंड्स पर इंच आई। अब इसकी मदद से, क्योंकि के भी आपको पता चल गया, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अब आपको रट जाना चाहिए कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम। इसकी मदद से ये आपका निकाल लिया, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी। तो 31.06 रेडियंस पर सेकेंड इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। क्रिटिकल डैम्पिंग निकालनी है तो क्रिटिकल डैम्पिंग इज CCR which is equal to 2 under root km. Putting in the values you get the critical damping as 643.8 pounds seconds per inch, and the absolute damping which is C is equal to zeta CCR। यहाँ से आपने इसकी, क्योंकि आपने उसको देखा होगा कि डैम्पिंग वो बहुत मेरे ख्याल में 5% चाह रहा था, उसकी मदद से उसने निकाल दी। देख रहे हैं ना, डैम्पिंग रेशियो इज 5%, तो 5% की मदद से ये आपको डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। थर्ड जो चीज थी अप्रोक्सीमेटली जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट उसने आपसे कहा था कि मालूम करके दे दो। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जो डेल्टा है, दिस डेल्टा इज द नेचुरल लॉग ऑफ u नॉट इनिशियल डिवाइडेड बाय u1। इसकी मदद से आप फाइंड आउट कर लेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 0.314, ठीक है। And the ratio of the two consecutive amplitude is u naught divided by u1 which is 1.37। इसकी मदद से आपने निकाल लिया। And lastly जो है वो the ratio between the first amplitude u naught and the amplitude uk after k cycle may be expressed। ये प्राप्त इस रिलेशनशिप से जितने भी साइकिल के बाद आप एम्पलीट्यूड निकालना चाह रहे हैं वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। Then taking the natural logarithm we obtain this। तो दिस इज दी 0.314 के की टर्म से आप ये सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। तो के साइकिल, के इज द नंबर ऑफ साइकिल्स है, इट्स नॉट द स्टिफनेस। तो अगर आपसे वो कहता है 5 साइकिल तो आप इसके अंदर 5 साइकिल रख देंगे। अगर आपसे कहता है 10 साइकिल के बाद बता दो तो 0.314 इंटू 10 कर देंगे, 20, 30 जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स आप के की जगह पे पुट इन करते चले जाएंगे तो यू कैन गेट दी डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड इन दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद, ठीक है। तो K comes out to be, जो ये मालूम करना चाह रहा था वो 7.73 आ गया, जो कि नियरली 8 साइकिल्स के बाद जो 0.1 से 0.01 जो रिड्यूस हुआ है वो इतना है, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज द लास्ट वो। अच्छा, एक चीज है डैम्प फ्रीक्वेंसी, वो कह रहा है कि वो भी फाइंड करनी थी। तो डैम्प फ्रीक्वेंसी दिस इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से 31.02 रेडियंस आ गई। डैम्प टाइम पीरियड है, डैम्प टाइम पीरियड कभी भी ये फार्मूला है 2.1 ओमेगा डी 0.2025 आ गया, ठीक है जी। एंड देन द टाइम फॉर 8 साइकिल, 8 साइकिल के लिए जो इसको टाइम चाहिए था, एक साइकिल का आपको पता चल गया 0.2025 था, 8 साइकिल के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.62 सेकेंड्स लगेंगे इसको 8 साइकिल में। बहुत छोटा सा है, 1.5 सेकेंड के अंदर अंदर 8 साइकिल को ऑब्जर्व करके उसने मालूम कर दिया।